Hello friends, welcome to Let's Crack UPSC CSE. This is me, Dr. Sidharth Arora. And friends, मैंने तुम्हें दिवाली के आसपास एक प्रॉमिस किया था and that promise को निभाने का समय आ गया. So I had told you with my Happy Diwali message जो आप लोगों को मैंने दिया था, मैंने बोला था मैं एक मिशन मसूरी करके पॉलिटी सीरीज स्टार्ट करूँगा. So the title of the series will be Mission Mussoorie. वो मिशन मसूरी क्यों? क्योंकि तुम्हें मसूरी पहुंचना है, my friends. Okay. I have huge hopes from all of you. I want you to reach what is called as Labasna in normal terms, but what his full name is Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration, and I want all of you to become the future bureaucrats. At least I want to improve your chances, give you a realistic chance of reaching this huge opportunity to serve this country. तो इस मिशन मसूरी सीरीज में मैं बहुत सारी चीज़ें तुम्हारे साथ करूँगा विद रिगार्ड्स टू योर प्रिपरेशन ऑफ योर एग्जाम. अब मैंने जो नोटिस किया है, एंड दिस इज माय ऑब्जर्वेशन, दैट over the last few years, UPSC has been civil services examination where they've started asking quite a bit of questions from Supreme Court judgments. A problem ये है that all of you don't have law background, and that is why without a law background, trying to understand Supreme Court judgments is like practically impossible. तो मैंने तुम्हारे लिए 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट जजमेंट्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट को सिंप्लीफाई किया है. नाउ इफ यू वॉच दिस वीडियो, तुम्हें पता चलेगा मेरा सिंगल पॉइंट एजेंडा है कि मैं तुम्हें किसी भी तरह से इस एग्ज़ाम को क्रैक करने का रियलिस्टिक चांस इंप्रूव करने का और कोई एम नहीं है बट टू हेल्प यू आउट. एंड इन दिस प्रोसेस मैं स्टार्ट कर रहा हूँ जजमेंट नंबर 1, विच इज़ द क्लासिकल लैंडमार्क केस कॉल्ड एज A.K. Gopalan वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1950. मेजोरिटी ऑफ यू को इसका कोई आइडिया नहीं है, और जिनको आइडिया है आई एम श्योर कि थोड़ा बहुत 19-20 होगा, बट आई डोंट केयर अबाउट इट. Everyone, please sit down, relax, and I promise you at the end of this video, you will have a fair amount of idea for this judgment. Now, a warning. Warning क्या है? ये लॉ के नज़रिए से बहुत कम है, बट यूपीएससी सीएसई एग्जामिनेशन के नज़रिए से मोर देन इनफ है. तुम लोग लॉयर्स नहीं हो, तुम लोग जुडिशरी के एग्जाम नहीं दे रहे हो. फॉर दैट पर्पस दिस विल बी मोर दैन सफिशिएंट इफ यू आर अपियरिंग फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन. So make sure that you watch this video very carefully. You will be delighted, and this will be a very rewarding few minutes of your life. और ऐसे धीरे धीरे करके मैं 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट जजमेंट्स करूँगा, और 25 जजमेंट्स होने के बाद मुझे नहीं लगता तुम्हें किसी बुक से कोई जजमेंट पढ़ने की ज़रूरत होगी. सो दिस इज अबाउट मी. सो आई एम डॉक्टर सिद्धार्थ अरोरा. अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे मुझे सिड लाइव नाम से जाना जाता है, और ये कोड तुम्हें भी याद रखना है. नेक्स्ट टाइम whenever you will be taking the subscription of Unacademy Plus classes, make sure that you use my code said. Like thousands and thousands of aspirants have used this code, and I have welcomed them to Team Said Live. और ये मेरी बुक्स की स्क्रीनशॉट्स है. So over the period of last few years, I have written several books on law and constitution, like the Practical Laws of India, everything about protection of women from domestic violence act 2005, polity and constitution, our constitution, 35 landmark Supreme Court judgments simplified, and so on and so forth. मेरा काम सिर्फ ये है, I want to share knowledge as much as possible. I want you to make your dreams into a reality. So जो मेरे बस में है मैं वो तुम्हारे साथ शेयर करूँगा, but I am telling you again and again, वेन यू आर ट्राइंग टू क्रैक एन एग्जाम, जिसको यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन कहते हैं, इतना ईजी नहीं होता. यहाँ से पढ़ा वहाँ से पढ़ा, नॉट इनफ एट ऑल. तुम्हें एक स्ट्रक्चर्ड प्रिपरेशन की ज़रूरत होती है. मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, दे आर वेरी हार्ड वर्किंग, अपने अपने कॉलेजेस के चैम्पियंस होते हैं, यूनिवर्सिटीज टॉपर्स होते हैं, स्कूल टॉपर्स होते हैं. वाई डोंट दे क्रैक दिस एग्जाम? बिकॉज वो इस बात को रियलाइज नहीं करते माई फ्रेंड्स दैट यू विल हैव अ वेरी डिफरेंट स्ट्रक्चर्ड प्रिपरेशन. इसीलिए चाहे तुम्हें अच्छा लगे चाहे बुरा लगे, मैं बार बार बोलूँगा, मेक श्योर डोंट लेट गो ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी. अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन लोगे, तुम्हें डेली लाइव क्लासेस मिलेगी, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज मिलेंगे, लाइव टेस्ट होंगे, क्विजेस होंगे, और सबसे अच्छी बात है, यू कैन डाउनलोड देम एंड यू कैन वॉच देम एट योर स्वीट कन्वीनियंस. वॉट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इज कि सिंपल तुमने एक अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है, विच इज़ अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एज वेल एज ऑन द iOS ऐप स्टोर, एंड यू कैन ऑल्सो ज्वाइन मी ऑन माई टेलीग्राम चैनल. तो बड़ा सिंपल है, तो मैं बड़ा टेक सेवी हो गया हूँ आजकल. तो ये वाला जो QR कोड है, इसको स्कैन कर लो एंड वोला, यू कैन ऑलवेज ज्वाइन माई टेलीग्राम कोड. और अगर नहीं दिल कर रहा, तुम मेरी तरह टेक सेवी नहीं हो तो कोई बात नहीं. क्या बात करो सर, आप टेक सेवी इतने ज़्यादा हो गए? और हाँ, नहीं तो ये लिखा हुआ कोड, यू कैन ऑलवेज टेक द कोड.
and you can take the link and you can always join me on the Telegram channel. तो आपको अन अकेडमी पे क्या मिलेगा? अन अकेडमी आपको पर आपको इंडिया के बेस्ट ऑफ द एजुकेटर्स ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स, सर ऑल सब्जेक्ट्स माय फ्रेंड्स, प्रीलिम से लेकर मेन से लेकर ऑप्शनल तक, ऑप्शनल से लेकर इंटरव्यू तक, टिल योर लास्ट डे अन अकेडमी आपका साथ देगा। बेटा कोई गारंटी नहीं होती लाइफ में, लेकिन प्रिपरेशन करने का गारंटी तो है that you are doing a rock solid preparation. If you want a rock solid preparation, use my code SIDLIVE SIDLIVE और तुम्हें immediate 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। सर कौन सा कोर्स लेना है? आई वुड ऑलवेज सजेस्ट आइदर टेक अ 12 month और अ 24 month और अ 36 month कोर्स, डिपेंडिंग अपॉन कौन सा अटेम्प्ट, कौन से साल में अटेम्प्ट कर रहे हो। तो मैं मेजोरिटी ऑफ लोगों को लगेगा सर इतना लंबा कोर्स, एवरीथिंग विच इज सब्सटैंशियल रिक्वायर्स टाइम। मैं अभी भी बोल रहा हूँ, डोंट लेट गो ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी, दिस इज अ ह्यूज चांस, यू आर अ वाइस गैंग ऑफ स्टूडेंट्स, टेक अ वाइस डिसीजन, बट टेक द डिसीजन नाउ, ऐसा ना हो जाए ट्रेन निकल जाए। यूज द कोड SIDLIVE SIDLIVE एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी टू टीच यू। वेरी गुड, मेरा काम था आपको समझाना। चॉइस इज योर्स, डिसीजन इज योर्स, करियर इज योर्स, लाइफ इज योर्स। तो आज कौन सा केस करेंगे सर? The very famous case called as A.K.Gopalan was the state of Madras or the Union of India, जो कि डिसाइड हुआ 19 मई 1950 को। Alright, तो अगर तुम्हें ये नोटिस करेंगे तो इट इज A.K. Gopalan who is the petitioner versus respondent, state of Madras or Union of India who is the intervener। 19 मई 1950 को ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच हेडेड बाय जस्टिस कानिया, जो was then चीफ जस्टिस, उन्होंने ये जजमेंट दिया। A.K. गोपालन केस है क्या? A.K. गोपालन केस वॉज द फर्स्ट टाइम एक अपॉर्चुनिटी आई, फर्स्ट टाइम, नोटिस करो ये कौन से साल में? 1950 में। सो इट वॉज अमंग्स द फर्स्ट अपॉर्चुनिटीज फॉर द सुप्रीम कोर्ट टू इंटरप्रेट अ वेरी क्रूशल वर्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। जो लोग मुझसे पढ़े हुए हैं उनको ये आइडिया है, और जो नहीं पढ़े हुए बाद में पढ़ लेना। आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को बेडरॉक ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? लिख लो, क्या बोला जाता है? बेडरॉक ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और वो बेडरॉक ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, नो पर्सन शैल बी deprived of his life or personal liberty except according to procedure established by law। अब ये procedure established by law को एक्चुअल मीनिंग क्या है, उसकी एक्चुअल इंटरप्रिटेशन क्या है, ये फर्स्ट टाइम अपॉर्चुनिटी मिली सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को इन दिस वेरी फेमस केस ऑफ A.K. गोपालन। वेरी गुड सर, तो यहाँ तक तो बड़ा सिंपल है, आगे चलते हैं तो थोड़ी सी हिस्ट्री पता कर लेते हैं। लेट्स हैव द बैकग्राउंड। तो ये है मिस्टर A.K. गोपालन का फोटोग्राफ। ओके, मिस्टर A.K. गोपालन एक बड़े प्रोमिनेंट कम्युनिस्ट लीडर थे और उनको डिटेन किया गया था इवन बिफोर द कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड। दिसंबर 1947 से वो डिटेंशन में थे। फॉर दोज ऑफ यू जिनको डिटेंशन नहीं मालूम है, इट इज जस्ट टेकिंग अवे योर पर्सनल लिबर्टी। ओके, सो अरेस्ट एंड डिटेंशन को ऑल्दो लॉ में अलग अलग डिफरेंट फॉर्म में करता है, बट बिकॉज यू आर अपियरिंग ओनली फॉर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, यू कैन ओनली अंडरस्टैंड दिस एज सिनोनिमस विद वन अनदर। आराम से रिलैक्स एंड अंडरस्टैंड, एक एक वर्ड जो मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान से देखना और उसको बार बार सुनना। ओके, बार बार सुनना है, बार बार सुनना है। दिस इज हाईएस्ट लेवल ऑफ पॉलिटी, तुमने ऐसी पॉलिटी कभी नहीं पढ़ी होगी। सो मेक श्योर दैट यू एंजॉय दिस, यू आर स्टडिंग PhD। ऑलराइट, सो व्हाइल ही वाज इन डिटेंशन इन वन ऑफ द ऑर्डर्स जो मद्रास स्टेट गवर्नमेंट की थी, तो उनको पास एक और ऑर्डर आया गया, एक और ऑर्डर आ गया। दैट वाज अंडर सेक्शन 3 सब क्लॉज 1 ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट ऑफ 1950, और इनको दोबारा डिटेन कर लिया गया। तो पहले कन्विक्शंस जो पहले वाली थी उनको हटा दिया गया था, एंड देन अचानक उनको दोबारा डिटेन कर लिया गया, दिस टाइम अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट। अब लेट्स कनेक्ट। ओके, मैंने तुम्हें हमेशा बोला है कनेक्ट, मैट्रिक्स, मैट्रिक्स अरेंजमेंट। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट होता क्या है? तो प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट 1950 है। तो अगर तुम इसको ध्यान से पढ़ोगे तो 1950 में ये एक्ट पास हुआ था, एन एक्ट टू प्रोवाइड फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन इन सर्टन केसेस एंड मैटर्स कनेक्टेड देयर विद, इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। अब ये चक्कर क्या है सर? व्हाट इज प्रिवेंटिव डिटेंशन? अब मेरी बात ध्यान से सुनो, दो तरह की डिटेंशन होती है, एक होता है प्यूनिटिव, एक होती है प्रिवेंटिव। मैंने क्या बोला? प्यूनिटिव एंड प्रिवेंटिव। प्यूनिटिव डिटेंशन मतलब पनिशमेंट के तौर पे, PUNI। प्रिवेंटिव जो अभी तक गुनाह हुआ नहीं है, कोई ऑफेंस हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी डिटेन कर लिया। सर ये तो काफ़ी डेंजरस है। यस, लेकिन हमें बहुत टाइम ऐसे लगता है कि अभी गुनाह हुआ नहीं है, ऑफेंस हैज नॉट बीन कमिटेड, लेकिन द गवर्नमेंट और द स्टेट फील्स इसको डिटेन करने में समझदारी है, और उसी काम के लिए प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट 1950 पास किया गया। सर ये कुछ अनफेयर सा नहीं लग रहा? हाँ, कुछ कुछ तो लग ही रहा है,
लग रहा है ना सर, हमें भी लग रहा है। बेटा तुम्हें लग रहा था, मिस्टर ए के गोपालन को भी लग रहा था। क्या बात कर रहे हो? यस। सो मिस्टर ए के गोपालन, जब प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट में उनको डिटेन किया गया, तो उन्होंने इस एक्ट को ही चैलेंज कर दिया इन द सुप्रीम कोर्ट। आई होप यू अंडरस्टैंड सुप्रीम कोर्ट के पावर्स होती है ऑफ जुडिशियल रिव्यू। जिन लोगों को नहीं समझ में आ रहा है जुडिशियल रिव्यू, प्लीज़ वॉच माय प्रीवियस वीडियोस, मैंने बहुत डिटेल में ये किया हुआ है। और जो लोगों ने मेरी क्लासेस अटेंड किए वो तो इसके बारे में पूरी पूरी गाथाएं लिख सकते हैं। नाउ प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट को मिस्टर ए के गोपालन एज द पिटिशनर उन्होंने चैलेंज किया। उन्होंने बोला कि ये कैसा लॉ है, इट इज नॉट कन्फर्मिंग टू द स्टैंडर्ड्स ऑफ द वर्ड्स विच आर रिटन इन आर्टिकल 21। एंड आर्टिकल 21 में लिखा हुआ है प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ। तो जब आर्टिकल 21 जो कि फंडामेंटल राइट है, इफ इट इज वायोलेटेड, तो माय लॉर्ड प्लीज डिक्लेयर इट एज नल एंड वॉइड। आई होप सबको ये बात पिक्चर यहाँ तक क्लियर हो गई है। सो कीप राइटिंग एज आई एम टेलिंग यू, मेक श्योर दैट यू डोंट मेक एनी मिस्टेक। तो सर थोड़ा सा आर्टिकल 21 भी देख लेते। हाँ बिल्कुल, आर्टिकल 21 देख लो। आर्टिकल 21 बोलता है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ। अगर तुम लॉ के स्टूडेंट्स हो, इफ़ यू आर द सर्वेंट्स ऑफ लॉ, तो तुम्हें ये वाला आर्टिकल एब्सोल्यूटली एड वर्बैटिम याद होना चाहिए। बिकॉज अगर ये आर्टिकल नहीं है तो कोई कहानी में मज़ा ही नहीं है। द फंडामेंटल राइट्स प्रैक्टिकली बिकम बेसलेस, इसलिए इसको बेडरॉक बोला जाता है। तो वर्ड क्या यूज़ किया हुआ है? प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। सो नाउ द एंटायर कॉन्सेप्ट इज, अब पूरा ए गोपालन केस किस बेसिस पे आ गया कि ये प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, ओके, में लॉ क्या है? व्हाट? यस, सुप्रीम कोर्ट का काम होता है इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब सारा कॉन्सेप्ट ये है कि सुप्रीम कोर्ट कितना इंटरप्रेट कर सकता है टू द वर्ड प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ, एंड सेकेंड कि ये लॉ का स्कोप क्या है, व्हाट इज द स्कोप ऑफ द वर्ड लॉ ओवर है। लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड ईच ऑफ दिस पार्ट। सो जब जजमेंट आया, ओके, तो जजमेंट आया तो उस पर कुछ ग्राउंड्स थे। सबसे पहले मिस्टर ए के गोपालन ने बोला, लिसन टू मी वेरी केयरफुली, मिस्टर ए के गोपालन ने बोला, माय लॉर्ड्स, देयर इज वन फंडामेंटल राइट कॉल्ड आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज डी। हाँ सर, ये हमें मालूम है, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। यस, तो ध्यान से सुनना। तो मिस्टर ए के गोपालन बोले, माय लॉर्ड, अगर आप मुझे इलीगली डिटेन कर रहे हो, यानी कि अगर आप मुझे डिटेंशन में रख रहे हो अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट, तो मेरा जो राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी, जो कि आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज डी में दिया हुआ है, उस फंडामेंटल राइट का क्या होगा? आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग द एंटायर कॉन्सेप्ट कि मेरा एक फंडामेंटल राइट तो ऐसे वायोलेट हो गया अगर आप मेरे को ऐसे डिटेन करके रखोगे। तो द मेजॉरिटी जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट सेड, मेजॉरिटी मतलब द लार्ज नंबर एज ए न्यूमेरिकल मेजॉरिटी, 4 जजेस सेड कि नो नो, दिस इज नॉट द केस। इन अदर वर्ड्स, यहाँ पर यू कैन नॉट कनेक्ट आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 टू आर्टिकल 21। वो अलग डिपार्टमेंट है, ये अलग डिपार्टमेंट है। आई होप एवरी वन हैज अंडरस्टूड। सो यू कैन नॉट कनेक्ट बोथ ऑफ देम। आर्टिकल 21 कंप्लीटली डिफरेंट डिपार्टमेंट है एंड आर्टिकल 21 19 कंप्लीटली अलग डिपार्टमेंट है। प्लीज अंडरस्टैंड दिस। इन अदर वर्ड्स, वी कैन नॉट रीड आर्टिकल 19 एज कनेक्टेड टू आर्टिकल 21। मतलब मैं फ्रीडम ऑफ मूवमेंट को आर्टिकल 21 के साथ नहीं कनेक्ट कर सकता। अच्छा, तो मिस्टर ए के गोपालन ने बोला कि माय लॉर्ड, एक लॉ बन गया। प्लीज अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। एक लॉ बन गया, चलो उसको नाम दे देते प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट, जिसको मैंने अभी अभी चैलेंज किया। माय लॉर्ड, ये लॉ ही, ये जो लॉ बना है, ये लॉ ही अनफेयर है। ये लॉ नेचुरल लॉ के अगेंस्ट है। ओके सर, अब ये नेचुरल लॉ क्या होता है? बेटा, नेचुरल वो लॉ होता है जो कि इटर्नल एंड अनचेंजेबल प्रिंसिपल्स, इटर्नल एंड अनचेंजेबल प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है। जैसे मतलब, जैसे हम लोग करीब करीब मान सकते हैं कि यार अगर दो लोगों के बीच में बिजनेस डीलिंग हो रही है, तो नेचुरल लॉ ये है, नेचुरली हम एक्सपेक्ट करते हैं कि तुम भी मेरे साथ फेयर होंगे, मैं भी तुम्हारे साथ फेयर होऊंगा। ये एक नेचुरल लॉ है। अच्छा, मम्मी पापा अपने बच्चों का ख्याल रखेंगे, ये एक नेचुरल लॉ है। हाँ, ये तो सिंपल है। मैं अननेसेसरली किसी की प्रॉपर्टी ट्रेसपास नहीं करूँगा, ये नेचुरल लॉज है। जस्टिफाइबल, जस्टिस, जो जस्टिस होता है
दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम सम नेचुरल लॉज जो पहले से चले आ रहे। तो सर अगर ये नेचुरल लॉ होते तो कोई और भी तरह का लॉ होता है? हाँ बेटा, एक और लॉ होता है जिसे बोलते हैं स्टेट मेड लॉ। हाँ, जो पार्लियामेंट ने बना दिया या लेजिस्लेचर ने बना दिया, ये जो स्टेट ने बना दिया। अब दो तरह के लॉ हुए, एक हुआ व्हाट इज नेचुरल लॉ, एक हुआ व्हाट इज स्टेट मेड लॉ। अब सारा खेल ये है कि क्या जो पार्लियामेंट का लॉ है, यानी कि जो स्टेट मेड लॉ है, जो स्टेट मेड लॉ है, क्या मैं उसको नेचुरल लॉ के कंपैरिजन में रख सकता हूँ या नहीं? मतलब डू आई हैव द एबिलिटी टू चेक वेदर अ स्टेट मेड लॉ इज ऑल्सो इन कन्फर्मिटी विद अ नेचुरल लॉ? मैं फिर से बोलता हूँ, इसको एक और तरीके से समझा जा सकता है। क्या जो पार्लियामेंट ने लॉ बनाया है, क्या मैं उसको चेक करूँ कि वो फेयर है या नहीं है, वो जायज़ है या नहीं है, वो नेचुरल लॉ को कंफर्म करता है या नहीं है? अब सारा खेल इस बात पे आ गया कि माय लॉर्ड कुछ अनफेयर हो और वो पार्लियामेंट ने बना दिया, बट वो अनफेयर तो है। I hope you're understanding. Now the entire scenario is, should the Supreme Court look at the word law as a natural law, or should the Supreme Court confine its interpretation only on a state made law? और वही हुआ जिसका डर था। मतलब द सुप्रीम कोर्ट ने बोला that the word law in Article 21 did not mean natural law. क्या बात कर रहे हो? Yes, it did not mean natural law, and it meant state made law. मतलब सुप्रीम कोर्ट ने बोला भाई, जो तुम्हारा नेचुरल लॉ है, जो प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस में जो भी तुम्हें लगता है फेयर है, एक दूसरे की प्रॉपर्टी ट्रेसपास नहीं करनी, भाई ये बड़ा वेग है, इट इज़ अ वेरी वाइड प्रिंसिपल। आई विल नॉट बी वी विल नॉट बी लुकिंग एट लॉ इन दैट रिस्पेक्ट। हम केवल उस लॉ को बोलेंगे जो कि स्टेट ने बनाया। तो हम स्टेट मेड लॉ को, पार्लियामेंट के बने लॉ को, लेजिस्लेचर के बने लॉ को हम इस पॉइंट पर नहीं ऑब्जर्व करेंगे कि वो फेयर है या नहीं है, वो जायज़ है या नहीं है। हम केवल ये देखेंगे कि वो स्टेट ने बनाया है और उसका प्रोसीजर फॉलो हुआ है या नहीं। सो द वर्ड हियर इज ओनली स्टेट मेड लॉ। सर ये थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है। यस, तो द ओनली पॉइंट जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ओनली लुक्ड एट, वी विल ओनली, ओनली इस ओनली वर्ड को पकड़ के रखना। कौन सा वर्ड है? वी विल ओनली लुक एट प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड और प्रिस्क्राइब्ड बाय अ स्टेट मेड लॉ। जबकि मिस्टर ए के गोपालन बोल रहे थे कि इसको वाइडर सेंस में देखो, वाइडर सेंस में देखो माय लॉर्ड, दैट ये लॉ अपने आप में भी अनफेयर हो सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला वो जो तुम बोल रहे हो ना मिस्टर ए के गोपालन, वट एवर यू आर आर्ग्यूइंग इज दैट वर्ड इज प्रोसीजरल ड्यू प्रोसेस। क्या बात करो? यस। सो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में वर्ड यूज किया गया है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ। सर अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ लिखा है? यस बेटा। सो इफ यू लुक एट द फिफ्थ अमेंडमेंट टू द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें लिखा है नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी विदाउट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। मतलब in that case, Supreme Court over there in United States can look at whether the law itself is conforming to natural law or not. तो सर हमारे यहाँ तो ये नहीं लिखा हुआ, बिल्कुल नहीं लिखा हुआ। तो सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व इन ए के गोपालन केस कि अगर द फाउंडिंग फादर्स चाहते तो हमारे फाउंडिंग फादर्स भी ये वर्ड यूज़ कर लेते, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। उन्होंने अपने विजडम में जानबूझ के ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ नहीं लिखा है, and they have in fact used the word जो कि on a lower footing है और a lesser footing है और a narrower footing है, which is the word called as procedure established by law. In other words, the Supreme Court took an observation कि हम ये नहीं देख सकते कि ये फेयर है या नहीं, ये नेचुरल लॉ फॉलो होता है या नहीं। सो द पॉइंट वॉज, सुप्रीम कोर्ट की ये जजमेंट बोली कि लॉ और नेचुरल मॉरल्स, नेचुरली सब ठीक होना चाहिए, नेचुरली हम फेयर होने चाहिए, ये दोनों दो अलग अलग बातें हैं, इनका कोई लेना देना नहीं। एंड दैट इज़ द एंटायर कॉन्सेप्ट कि केवल उसको हम मानेंगे। किसको? मैं फिर बोल रहा हूँ, कौन सा वर्ड पकड़ के रखोगे? ओनली।
We will only look at that law which is passed by the state. सर, ऐसा नहीं लग रहा कि ये जो लॉ है, ये जो इंटरप्रिटेशन है सुप्रीम कोर्ट की, ये काफ़ी लिमिटेड है? यस, बहुत लिमिटेड व्यू है, और दैट इज वाज द रीज़न इसको क्रिटिसाइज किया गया, इस जजमेंट को क्रिटिसाइज किया गया, दैट ये एक लॉस्ट अपॉर्चुनिटी थी, जबकि सुप्रीम कोर्ट के पास मौका था टू प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन, लेकिन उन्होंने इसी वर्ड को काफ़ी नैरो इंटरप्रेट किया। जब हम बाद में पढ़ेंगे तो एक मनेका गांधी केस आएगा, और उसमें इसी केस को हम ओवररूल होते हुए देखेंगे, जब सुप्रीम कोर्ट ने इसी चीज़ को बोला था, नो, नैरो इंटरप्रिटेशन इज नॉट करेक्ट, वी विल ऑल्सो लुक एट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, लेकिन वो फिर किसी और दिन। सो द पॉइंट हियर इज, ए गोपालन केस में इट वॉज द सेम वर्ड प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ को काफ़ी नैरो अप्रोच से देखा गया। So I hope, my friends, you have understood this part. See, A.K. Gopalan case was the case in which the Supreme Court interpreted the words Article 21K, procedure established by law, in a very narrow approach. और अगर वही वाइडन हो जाता तो इट वुड हैव बिकम ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। सिंपल माय फ्रेंड्स। मालूम है कितने हंड्रेड्स ऑफ पेजेस की ये जजमेंट मैंने तुम्हें कुछ 15-20 मिनट में एब्सोल्युटली इसका जिस्ट बता दिया। सो इफ़ यू कैन अंडरस्टैंड दिस, अब तुम्हें पता चलेगा पॉलिटी पढ़ते कैसे। तुम अगर इतना भी लिख कर आ गए ना, तो यू विल बी कमिंग आउट ऑफ दिस एग्जाम विथ फ्लाइंग कलर्स। जितना इस एग्ज़ाम का एसेंस है, उतना यहाँ पर मैंने तुम्हें बता दिया है। अब तुम्हें पता चल जाएगा व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ अ गाइडेड प्रिपरेशन फॉर दिस एग्ज़ाम। सो डोंट वेस्ट दिस अपॉर्चुनिटी। जैसे यहाँ पे लॉस्ट अपॉर्चुनिटी है, तुम भी अपनी अपॉर्चुनिटी मत लूज करो। यू विल बी सेविंग टन्स एंड टन्स ऑफ टाइम, you will be saving tons and tons of effort and hard burn. So give yourself a realistic chance of passing this exam and make sure that you revise A.K. Gopalan case. अगर तुम्हें कोई डाउट आएगा, you're free to discuss with me on my classes. I welcome you to join my classes, and you have to use the code SIDLIVE, SIDLIVE. Use that code and join this. You'll get an immediate 10% discount, and welcome to Team SIDLIVE. SIDLIVE is the point. In the words of Unacademy, my friends, let's crack it. Until next time, God bless and thank you.